नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। जब प्रदेश चल रहा था तब सरकार हाथ जोड़कर अपील कर रही थी और जब हिंसा थम चुकी है तो अब सरकार एक्शन के नाम पर तबादले कर रही है। मतलब केवल इधर से उधर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि ये तबादले नाकामी की सजा है, लेकिन आज हम सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या तबादले कर देने भर से हिंसा के हजारों जख्मों पर मरहम लग जाएगा? क्या तबादला ही अधिकारियों की लापरवाही की मुकम्मल सजा है? और अगर नहीं तो फिर तबादलों में सरकार अपना वक्त क्यों बेकार कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार तबादले करके ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि सरकार अब एक्शन में है? इन्हीं सवालों का जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले सरकार की सुस्ती, अब तबादले की तलवार। एक्शन में है मनोहर सरकार, लेकिन सेफ हैं बड़े कसूरवार। क्या तबादलों से होगा डैमेज कंट्रोल? मंगलवार को हरियाणा सरकार ने पुलिस के उन 10 अधिकारियों पर तबादले की गाज गिरा दी जो हिंसा को रोक पाने में नाकाम रहे। मनोहर सरकार ने एक झटके में 9 आईपीएस और 1 एचपीएस अधिकारी के तबादले कर दिए और इसमें कैथल, झज्जर, रेवाड़ी और यमुनानगर के एसपी के नाम शामिल हैं। कैथल से एसपी कृष्ण मुरारी को हटाकर सुमित कुमार को नया एसपी बना दिया गया है और झज्जर में सुमित कुमार की जगह जशनदीप सिंह रंधावा को तैनात कर दिया गया। रेवाड़ी से बलवान सिंह की छुट्टी की गई और उनकी जगह संगीता रानी को एसपी का पदभार सौंप दिया। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या तबादले कर देने भर से हिंसा के वो तमाम जख्म भर जाएंगे जो इस वक्त हरियाणा की जनता को रुला रहे हैं? अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दिया, उसके लिए जो डीजीपी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड हैं प्रकाश सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। और उसके साथ साथ अब जो वैसे फीडबैक आ रहे हैं, अब जैसे कल हमारी विधायक दल की मीटिंग थी, वहाँ पे सभी विधायकों ने अपने अपने जो फीडबैक दिए उसके आधार पर भी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो मतलब ये भी साफ है कि विधायक दल की बैठक में अगर इतनी फजीहत ना हुई होती, कुछ विधायक इतने ना बिगड़े होते, तो शायद सरकार इतना बड़ा फेरबदल कर पाने की हिम्मत जुटा पाती। इतना ही नहीं, संकेत तो अब ये भी मिल रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से भी करा सकती है। देखिए ऐसा है, अब सारा उसके लिए सारे एपिसोड की जांच कराने के लिए भी अब जहाँ तो कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा, जहाँ किसी सेंट्रल एजेंसी को, सीबीआई को या एनआईए को दिया जाएगा, उसका सारा अध्ययन किया जा रहा है। बड़ा कदम तो जांच के बाद ही उठाया जाएगा ना। सवालों के दौर में एक और सवाल अब सियासी फिजाओं की सतह पर आ गया है और वो ये है कि क्या सरकार तबादलों की आड़ में अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है? एक दल की मीटिंग में तो जो हुआ था वो तो ये था कि सब लोगों की अपनी अपनी राय थी, अलग अलग राय थी। सब लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे। अधिकारियों पे अगर ये कह करके कि अधिकारियों ने ठीक ढंग से अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार प्रदेश की सरकार है। तो फिर इस सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं बचता। यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। एक किस्म में जल्दबाजी में प्रशासनिक अधिकारियों का इधर से उधर मिला देना, ए को बी की जगह बिठा देना, बी को सी की जगह बिठा देना, इसी को प्रशासनिक कार्रवाई बोलते हैं। तो मेरे समझ आता है कि परमात्मा इस सरकार को सद्बुद्धि दे। सियासत से इतर फेरबदल पर अब बुनियादी सवाल ये है कि क्या केवल तबादलों के जरिए हिंसा के हजारों जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है? और अगर यही इस तबादले के दौर का असल सच है, तो फिर बड़े कसूरवारों पर कार्रवाई में और कितनी देर लगेगी? ईटीवी के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में हमने बताया कि प्रदेश में अब हिंसा थम चुकी है और हमारी हरियाणा की सरकार अब एक्शन में आ चुकी है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि सरकार एक्शन में कब आएगी, तो उनको हम बता दें कि हरियाणा की सरकार इस वक्त फुल एक्शन में है और एक्शन के तौर पर तबादले कर रही है। आज बिग बुलेटिन की बिग डिबेट इसी मुद्दे पर होगी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं इनेलो के प्रवक्ता रविंदर ढुल साहब, आप इनेलो का पक्ष रखेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के पंचकुला से विधायक हैं और रंजीता मेहता जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हैं। पहला सवाल आपसे ज्ञानचंद गुप्ता जी, सरकार फिर से एक्शन में आ गई है, तबादले कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि महज तबादले कर देने से बात नहीं बनेगी। ए को बी की, बी को सी की जगह, सी को डी की जगह, ऐसे करके मन बहलाया जा सकता है, लेकिन जनता इससे सेटिस्फाई नहीं होगी। अभी अभय चौटाला साहब कह रहे थे। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो ये दुखद जो घटना हुई, जो षड्यंत्र हुआ, उस षड्यंत्र के पश्चात प्रदेश में अमन चैन कायम करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और उसको अमन चैन को कायम करने के लिए हमारी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। साथ साथ जिन दुकानदारों का, जिन रेडी फड़ी वालों का, बड़े कारखानेदारों का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। और उसके अलावा जहाँ जहाँ कहीं प्रशासन के अंदर कहीं कमजोरी दिखी है या किसी प्रकार से कोई साजिश नज़र आई है, उन सब को ध्यान में रखते हुए तबादले भी किए जा रहे हैं। और न केवल तबादलों से अगर काम नहीं होगा, कुछ चीज़ें सामने आएंगी जहां प्रत्यक्ष रूप से किन्हीं अधिकारियों की, कर्मचारियों की कोई भूमिका रही है इस आंदोलन को और बढ़ाने के लिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी किया जाएगा। सर, और उस दृष्टि से हमारी सरकार कहीं भी किसी भी कदम के ऊपर पीछे हटने वाली नहीं है। जहां तक ये जो आप तबादले कर रहे हैं सर, जहां तक विपक्ष का थोड़ा सा हम, क्योंकि आज पैनल में 4 ही लोग हैं, तो पूरा मौका मिलेगा बातचीत करने का। साथ साथ जो भी प्रवक्ता बोलेंगे उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे जनता के लिए। ये जो तबादले होते हैं, इनसे फ़र्क क्या पड़ता है? जैसे अभी मैडम हैं सुनीता रानी जी, उन पर आरोप ये था कि अनिल विज साहब की और उनकी संगीता रानी जी की आपस में बहसबाजी हो गई और उनको आपने लगा दिया प्रिंसिपल। अब उनको दोबारा से लगा दिया एसपी रेवाड़ी का। क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? जो झज्जर के एसपी थे उनको आपने कमांडो का वहाँ पे लगा दिया, वहाँ से उठा के किसी और को लगा दिया। ऐसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह से लगाने में क्या सज़ा मिलती है उससे? थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए मुकेश जी, ये प्रशासनिक विषय हैं और मैं समझता हूँ कि प्रशासन को चलाने के लिए ठीक ढंग से उसके अंदर फेरबदल भी कोई आज ये पहली बार नहीं हुआ और ये आखिरी बार नहीं हुआ। फेरबदल जो एक्सपेक्टेड था वो तो हो नहीं पा रहा। देखिए, जो जिस आपने समय आईपीएस तो बदल दिए, जो उनके मुखिया थे, जिस चीज की जरूरत होगी, जो उनके मुखिया थे, जो लगातार ये बयान दे रहे थे मेरे पास आंसू गैस के गोले खत्म हो गए, मैंने सेना के हाथ बांध रखे हैं, हम सेना के भरोसे नहीं है, हर एक्शन वो लेंगे। हाँ, जिस समय पर भी जिस चीज कब लेंगे एक्शन? कब लेंगे? ले रहे हैं हमने। अब आप जब एक्शन लेते हैं तो आप कहते हैं कब लेंगे, ये तो जब एक्शन लेते हैं तो कहते हैं ये तबादले कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? या आज मैं समझता हूं, आप बताइए ना, आपके पास रिपोर्ट्स हैं कि जो अधिकारी गण थे, कुछ पुलिस के थे, कुछ प्रशासन के थे, वो लोग आपकी सरकार की नहीं सुन रहे थे और उनको महज तबादला कर दिया आपने। ऐसे तो उनका और डर खुलता है कि आपके पास जो लॉयल ऑफिसर हैं, हम समझ सकते हैं उसकी कमी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सत्ता पहली बार आई है। जो लॉयल्टी उनकी है वो या तो कांग्रेस की तरफ है या फिर इनेलो की तरफ है, क्योंकि उन्होंने हो सकता है अपने शासनकाल में इनको कभी ओबलाइज किया होगा। तो इस चीज़ को लैक कर रही है आपकी सरकार। देखिए मुकेश जी, अधिकारी कभी भी किसी पार्टी के या संगठन के लॉयल नहीं होते, वो सरकार के लॉयल ये फिर आपकी गलत फहमी है। जो सरकार के अंदर कर्मचारी, मैं कहता हूँ सभी कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं
जो जिनकी लॉयल्टी किसी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य कारणों से कहीं ना कहीं उनके साथ बंधी हुई होती है। लेकिन सभी कर्मचारी ठीक नहीं है या सभी कर्मचारी जो हैं वो गलत हैं और सभी कर्मचारी सरकार के खिलाफ है, ये मानना ठीक नहीं है। जहां जहां पर भी जो भी कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार से कहीं पर भी उसकी गलती पाई जाएगी, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार जो है हमेशा ही पहली बार कोई मुख्यमंत्री भी कोई व्यक्ति जब बनता है तो कभी ना कभी तो पहली बार बनता है। हुड्डा साहब भी कभी पहली बार बने होंगे, चौटाला साहब भी कभी पहली बार बने होंगे, कोई भी मुख्यमंत्री पहली बार बनता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जो पकड़ है वो मजबूत नहीं है सरकार की, ये आरोप बार बार लगते रहते हैं। अब ये जो घटनाक्रम हुआ एक सप्ताह तक लगातार चलता रहा, सरकार एक्शन में बिल्कुल नज़र नहीं आई और अब एक्शन दिखाने की कोशिश ये हो रही है। आपके हिसाब से ये जो एक्शन सरकार ले रही है ठीक है? देखिए, दो बातें। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आपने सही कहा, और बाकी नाम आपने सब क्यों लिए, इनके तो प्रधानमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री सीधा बने थे, उससे पहले उन्हें कोई अनुभव नहीं था और उसके बाद भी वो बड़े सफल प्रशासक माने जाते हैं। बात ये है कि अधिकारियों को नियंत्रण में करना, जिस तरह से इस सरकार में लगातार रिपोर्ट्स आई, थोड़ा बहुत ज्ञान जी ने भी कहा कि अगर कोई साजिश हुई है उसमें कोई शामिल है। देखिए, ये कहना बहुत बेबसी को जताता है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जिनके माध्यम से वो अफसरशाही को काबू में रख सकता है। जैसे मुकेश, मैं आपको बताऊं, खासतौर पर जो केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी हैं, उनकी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर उसको सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री अगर उसे डाउनग्रेड कर दें तो वो अधिकारी कभी भी आगे प्रमोशन के लिए इम्पैनल तक नहीं हो पाता है और उससे वो बहुत डरता है। इसलिए ये कहना या कि बेबसी है या हमारे प्रति जो है वो नहीं था, ऐसा मैं इस चीज़ को नहीं मानता। दूसरा, आपने कुछ पॉइंट आउट ऑलरेडी कर दिए कि अगर हम ये माने कि इन तबादलों का लेना देना लापरवाही से है, तो फिर झज्जर के एसपी को अगर आपने बदला तो उठा के उसको कैथल में एसपी लगा दिया। तो यदि कोई एक अधिकारी अच्छी जगह पे अगर वो निर्वाह नहीं कर पाया तो दूसरी जगह कैसे करेगा? तीसरी बात जो आप शुरू से कह रहे हैं कि क्या तबादलों से खाना पूर्ति आप केवल कर रहे हो या उससे जख्म भर जाएंगे? निश्चित ही जख्म तो उससे नहीं भरेंगे। तबादलों में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी पूरे एजुटेशन में रही वो तो सरकार के स्तर पर रही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सही है कि जो जिले का एसपी और डीसी होता है उसके पास बहुत से अधिकार हैं और उसको अब एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, इवन अगर कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस है भी तो भी। और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जहां पर अधिकारी भी आगे कर असर्ट करते हैं अपने आप को। तो इसलिए ये अब जो कल डिमांड आपको इनसे पूछना चाहिए, बिल्कुल पॉइंटेड सवाल, क्योंकि आज के सारे समाचार पत्रों में ये है, आपने उसकी हिंट भी की है कि वहाँ पर ये सहमति बनी है इनकी विधायक दल की बैठक में। मुझे नहीं मालूम कि वो खबर सही है या नहीं, कि डीजी को बदल रहे हैं ये आने वाले दिनों में, या एडीजी सीआईडी को बदल रहे हैं। हाँ, उनकी गलती है या नहीं वो तो इनको ज़्यादा मालूम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस की इनपुट्स थी, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे व्हाट्सएप के द्वारा और तरह से हम लोगों के पास भी आ रहे हैं जिनमें लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने तो आईजी रोहतक को लगातार मैसेज करके बताया था कि स्थिति बाहर हो रही है 17 फरवरी को ही। तो अब वो गलतियां किसकी हैं? क्या वो अब आगे भी दबाव में निर्णय करेंगे या वो निर्णय इससे डायरेक्ट कर रहे हैं? जैसे आपने खुद फतेहाबाद की जो पहले एसपी थी उनका उदाहरण दिया। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो भी वो फैसला करे, अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि इनकी गलती है, इनकी लापरवाही है, तो तबादला कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है अगर एक जिले से आपने दूसरी जगह पे लगा दिया। क्योंकि अगर जैसे आपने मान लीजिए रोहतक के आईजी को सस्पेंड किया, उसको तो आप फिर भी कह सकते हैं कि हमेशा के लिए एक वो हो गया कि भाई उनको आपने सस्पेंड किया तो उनके कैरियर में एक सजा उसको माना जा सकता है। तबादले अपने आप में ये ठीक है कि जिले का एसपी से आप अगर कमांडो लगा दो तो अधिकारी उसमें दुखी ही होगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर उनकी गलती वाकई में है तो वो पूरी बात सरकार को सामने रखनी चाहिए। और जब आप आंदोलन के इमीडिएट बाद ट्रांसफर कर रहे हो तो आप इसे रूटीन ट्रांसफर कह के नहीं टाल सकते। अगर रूटीन में आप किसी के कोई एक जिले से दूसरे जिले में लगा रहे हो तो मैं ज्ञान जी की बात से सहमत हो जाता, और ये खुद आंदोलन से भी थोड़ा लिंक कर रहे हैं उसको। अभी वो लिंक हो रहा है। अगर झज्जर में हिंसा हुई, आपको ये लगता है कि वहाँ के एसपी लापरवाह थे या उनसे कोई चूक हुई है, तो फिर आपने उन्हें दूसरे जिले में क्यों लगाया है? इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। तो इसलिए इनका ये जो तबादला की जो एक्सरसाइज है, ये इसके कोई तर्क बहुत ज़्यादा समझ में अभी मुझे नहीं आ रहे। नहीं, ये जो झज्जर वाले एसपी हैं इनको तो दूसरे जिले में नहीं लगाया गया, इनको तो एसपी कमांडो लगाया। मैं यहाँ पर पढ़ रहा था शायद जो नहीं, कैथल के एसपी को कमांडो लगाया गया, जो आपकी झज्जर वालों को कैथल की जिम्मेदारी दी है, देखिए जो स्ट्रिप चल रही मैंने उसके हिसाब से कमांडो लगा दिया है। तो झज्जर से अगर आपने झज्जर में हिंसा हुई, कैथल में भी हिंसा हुई, कैथल के एसपी को आपने कमांडो लगा दिया। जो आपकी स्ट्रिप है अगर वो सही है, मुझे नहीं मालूम, उस स्ट्रिप में आ रहा है कि झज्जर के एसपी को कैथल का एसपी लगाया। अब हम रविंद्र ढुल साहब के पास चलते हैं। ढुल साहब की जो पार्टी है
वो जाहिर है कि पिछले तकरीबन 11.5 साल से सत्ता से बाहर है। लेकिन हम जो हरियाणा के बारे में जानते हैं वो ये कहते हैं कि सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ आपकी ज़बरदस्त थी। एक बार आंख भर के देख लेते थे आपके मुख्यमंत्री या मंत्री तो फिर अफसर हिल नहीं सकता था। ये थोड़ा सा कई बार नेगेटिव भी है लेकिन कई बार पॉजिटिव भी है। तो ये जो सरकार है, हम बहुत आज आराम से धीरे धीरे करके डिस्कशन कर रहे हैं, क्या जो प्रशासन में पकड़ राजनेताओं की होनी चाहिए, मुख्यमंत्री साहब की होनी चाहिए, वो पकड़ कमी है उस पकड़ में? हम ईमानदारी से सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जी निश्चित रूप से मुकेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परिभाषा में जनप्रतिनिधि जो है वह हर हालत में सबसे ऊपर रहेगा, प्रशासन से ऊपर रहेगा हर जगह पर। तभी हम कहते हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार, जनता के लिए सरकार। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। सो अगर हम इस तरीके से देखें तो डेमोक्रेसी को निश्चित रूप से, डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधियों को हर हाल में प्रशासन के ऊपर हावी होना भी चाहिए। केवल उसी तरीके उसी के बाद में दबाएं भी ना, क्योंकि कई राज्य ऐसे भी हैं जो आईएएस ऑफिसर से तंबाकू रगड़ने के लिए कहते हैं। निश्चित रूप से वो वाला भी ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, हमने उनको चुनकर भेजा है तो वो हमारे प्रतिनिधि हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऑफिसर हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। और ये बातें इग्नोर हुई हैं इस आंदोलन में। जी निश्चित रूप से हम इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि इग्नोर नहीं हुई होती तो इतना बड़ा डैमेज, इकोनॉमिकल सोशल डैमेज जो हुआ है हमारे हरियाणा को, ये इस प्रकार का डैमेज ना होता अगर इस तरह की चीज़ें, इनपुट्स अगर इग्नोर ना हुई होती। पर यह आवश्यक है, इसमें दो चीज़ें, एक जनप्रतिनिधि का जनता के अंदर विश्वास हो, जनता का जनप्रतिनिधि के अंदर विश्वास हो, जनप्रतिनिधि अपने प्रशासन के ऊपर विश्वास करता हो और प्रशासन को यह लगता हो कि जनप्रतिनिधि उसकी बात सुनेगा। केवल उसी परिस्थिति में हम एक आदर्श स्थिति में पहुंच सकते हैं, वरना आदर्श स्थिति को हम किसी भी प्रकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर यह जरूर अवश्य है कि इस जगह पर हम देखें कि जनप्रतिनिधि भी कुछ हद तक अपनी जो है ना, वो भी अपने इसमें पीछे रहे हैं अपनी ड्यूटीज के अंदर, और प्रशासन भी पीछे रहा है अपनी ड्यूटीज पे बहुत जगह पर। हम आ रहे हैं, आपका क्या टेक है इस पे? ये जो हिंसा हुई, हिंसा के बाद अब शांति बहाल लगभग हो चुकी है, सरकार जो है मुआवजा भी दे रही है और मुआवजा देने में देरी भी नहीं हुई। बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां पर अभी हो सकता मुआवजा ना पहुंचा हो, लेकिन जो किस्तें हैं वो सरकार ने जारी कर दी। इस चीज़ के लिए हम तारीफ करते हैं। लेकिन हिंसा को रोकने में सरकार कामयाब नहीं हुई। हिंसा मानो कि खुद ही रुक गई, आंदोलनकारी धीरे धीरे खुद ही घर चले गए। सरकार ने की तो सिर्फ अपील हम भी कर रहे थे, आपके नेता भी कर रहे थे, जो इनेलो के नेता वो भी कर रहे थे। लेकिन अपील वो किस तरीके से आपके नेता कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कर रहे थे, इनेलो के कर रहे थे, ये जनता सब जानती है अपील के उनके क्या मायने थे। लेकिन ये मसला आज का नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो सरकार का अब ये रुख सामने आया है, जो सरकार की नहीं सुन रहे थे उनको सजा देने के तौर पर ये तबादले हुए हैं, सहमत हैं आप इससे? देखिए मुकेश, मेरा ये मानना है कि सांप मरने के बाद लाठी पीटने से कुछ नहीं होता। जो तांडव हफ्ता भर हरियाणा में चला और हर जगह पर हाहाकार हुई, दुकानें जली, सब कुछ जला, तो सारे गाज है वो ऐसे ऑफिसर्स पर गिराई जा रही है जिनकी इन्वॉल्वमेंट कम थी। अब मैं बहुत बड़ी एग्जांपल आपको बताती हूँ। जो मेन हिंसा हम मानते हैं वो रोहतक में, सोनीपत में हुई। वहां के डीसीएसपी अभी भी वहीं पे है। रोहतक के आईजी को सस्पेंड कर दिया। डीसीएसपी को क्यों नहीं छेड़ा गया? क्या एसपी की वहां पे कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी? मतलब आप चाहते हो सारे घर के बदल डालना? बिल्कुल, एक बार बताइए, घर के वाली बात नहीं है। यही है कि इस घर का निकाल के उस कमरे में लगा दो, उस कमरे का निकाल के इस कमरे में। मुकेश, क्योंकि बल्ब हमारे पास नहीं है। बल्ब जो आपकी सरकार छोड़ गई थी वही है। दीजिए प्लीज, बल्ब तो वही है। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि एसपी जो सोनीपत हैं और एसपी रोहतक हैं, उनके तबादले क्यों नहीं गए? वहां के डीसी को क्यों नहीं बदला गया? यहाँ से परमजीत अलावत जो रेलवे के थे, उनकी ड्यूटी सोनीपत में स्पेशल रूप से लगाई गई थी और काफी हद तक वो जो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने वहां पे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आप ये बताइए कि उनकी ट्रांसफर कर दी गई है, जो सिटिंग एसपी और वहां पे डीसी थे उनकी ट्रांसफर क्यों नहीं की गई है? तो कहीं ना कहीं मुंह देख के चपेटे मारी जा रही है कि जो इनके टारगेट में है उनको उठा के कर दो। 5वीं बार 14 महीनों में 5वीं बार तबादले हो रहे हैं। तो इससे क्या नहीं लगता कि अनुभवहीनता है? 14 महीनों में 5वीं बार 2 महीनों के बाद शफलिंग कर रहे हैं। रंजीता जी को शायद नॉलेज में नहीं होगा,
रोहतक के एसपी क्योंकि ऑलरेडी छुट्टी पे चल रहे हैं, लीव पे गए हुए हैं इस झगड़ों से पहले, तो इसलिए उनका ट्रांसफर तो नहीं बीच में आएगा क्योंकि वो चार्ज किसी और को दे रखा था। बस मैं ये क्लियर कर रहा था कि रोहतक में जो एसपी नियमित हैं वो इस पूरे दंगे से पहले छुट्टी पे किसी ट्रेनिंग में शायद इन दंगों के दौरान जो पूरी जिम्मेदारी थी वो आईजी साहब और आईजी साहब ने एडिशनल चार्ज भी दिया था। तकरीबन जो 500 लोगों की जो सिक्योरिटी जिन्हें आम लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी वो अपने घर के चारों तरफ लगा ली थी कि पहले आप मुझे बचाइए, बाद में जनता को देखते हैं। जी रंजीता जी आप कंप्लीट कीजिए। देखिए मुकेश, मेरा यही मानना है कि सरकार जो है वो टोटली लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में विफल रही है और अब तबादलों के नाम पर तबादले कर कर सिर्फ लोगों को आई वॉश करने का काम किया जा रहा है, लोगों को शांत करने का काम किया जा रहा है। पर ऐसे जो नुकसान की भरपाई हुई है वो कैसे पूरी होगी ये बताइए। जो एक एसपी यहां से उठाकर अगर वो झज्जर में ठीक नहीं परफॉर्म कर रहा था तो वो कैथल में सही परफॉर्म करेगा, इसकी क्या गारंटी है? उम्मीद है कि इस बार जो चारों पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पूरा टाइम मिला है और ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो तबादलों के अलावा सरकार सद्भावना क्रिएट करने के लिए, प्रदेश में भाईचारा बढ़ाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रही है। रक्तदान शिविर में कल मंत्री, ऑफिसर, विधायक रक्तदान करके सौहार्दपूर्ण वापस लेकर आने की कोशिश करेंगे हमारे प्रदेश में। उसके बारे में भी हम जानेंगे ज्ञानचंद गुप्ता जी से और जो बाकी प्रतिभागी हैं उनसे भी इस विषय में राय लेंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइए। कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण मनोहर सरकार बनाने जा रही है इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे हम एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं हमारे सरकार के प्रतिनिधि, भाजपा के प्रतिनिधि ज्ञानचंद गुप्ता जी का। गुप्ता जी, अब सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि आपके विधायक, आपके मंत्री कल सुबह 10 बजे हरियाणा निवास चंडीगढ़ में रक्तदान करने जा रहे हैं। देखिए मुकेश जी, इस समय जब इतना बड़ा ये एक घटना हुई जो जिस प्रकार से प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को एक षड्यंत्र के तहत खराब करने का प्रयास किया गया, अब वो सारी चीज़ों को भूल करके आज हमें प्रदेश के अंदर दो चीज़ें करनी है। जो भाईचारा, जो सौहार्द, जो आपस के अंदर मेल जोल, उसके अंदर जो दरार आई है उसको भरना है। दूसरा काम, जो पीड़ित हैं, जिनकी दुकानें जली हैं, जिनके मकान जले हैं, जिनकी कारोबार को नुकसान हुआ है, उनकी पूर्ति करना, ये हमारा दो काम है जिसको लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। अब आप क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगता है आपको अपना वो जो अपना जो अंदर का वो है ना वो बार-बार लोगों को ये गुमराह क्यों कर रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत? आप ये कहिए कि हमारी नाकामी के तहत मैं क्या बोलूं? आपके बोल से ही पता लग रहा है कि क्यों आप बोल रहे हैं। मैंने तो कुछ कहा नहीं, आप बोल रहे हैं। वो नहीं बोले मैडम वो तो रंजीता जी क्यों खुलवाते हो? नजर आ चुका है, रंजीता जी रंजीता जी आज बीच में टोकना भारी पड़ गया आपको, माफ कीजिएगा। मैंने तो नाम नहीं लिया। अब ये नाम आज सीडी बाहर आ चुकी है, सीडी बाहर आ चुकी है। वो तो सारा पर्दा खुल चुका है। अब उस पर्दे का अब उससे पर्दे से अब पर्दा के ऊपर से पर्दा ना उठाएं। वो जो सामने नजर आ रहा है और आज ये देखिए। अच्छा अभी आएंगे रंजीता जी आपके पास आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपनी बारी आएगी, जब आपकी बारी आएगी तब बोलेगा। लेकिन अब षड्यंत्र के नाम से आप ही क्यों षड्यंत्र आपका नाम नहीं लिया, आपके साथी बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर नहीं लिया, वो नजर आ रही है। नहीं आप देखिए, वो तो आपने
नाकाम आप रही है। सुनिए, जब से बाहर आई है। हाँ गुप्ता जी, गुप्ता जी एक मिनट, आप कंसंट्रेट कीजिए, मेरे सवाल पे ध्यान दीजिए। वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भाईचारा बनाइए, आप रक्तदान शिविर लगाइए, आप मानव श्रृंखला बनाइए, आप जगह जगह जाके रक्तदान शिविर का आयोजन कीजिए। हम आपके साथ हैं। जब भी आप रक्तदान शिविर लगाएंगे, हम ईटीवी पे दिखाएंगे कि फलाने मंत्री ने इतने यूनिट खून का दिया। अच्छी खासी यूनिट हमारे ब्लड बैंक में इकट्ठी होंगी और जाट भाइयों को, राजपूतों को, जाट का, बनियों को, एक दूसरे जात का, वो किसी का कोई रंग नहीं है। और एक दूसरे का खून जब एक दूसरे की रगों में जरूरत के समय दौड़ेगा तो हम दावा करते हैं कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण जरूर पैदा होगा। और इस चीज के लिए हम सरकार को, आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। रक्तदान शिविर लगातार लगाइए आप। हमारा सवाल ये था कि रक्तदान शिविर के साथ साथ जो जख्म लग गए हैं हमारे समाज को, हमारी आस्था को, हमारे भाईचारक को, उन जख्मों को भरने के लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, मैंने वही तो कहा कि जब जो प्रयास कर रही है सरकार, उसके अंदर अब सद्भावना कैसे कायम की जाए, आपस के अंदर भाईचारा कैसे कायम किया जाए, वो आपस में मिलजुल करके होगा और सब मिलजुल करके करेंगे तब होगा। केवल एक भारतीय जनता पार्टी इसका प्रयास करे, मैं समझता हूँ सभी लोगों को, हरियाणा के वासियों को, हम एक हैं, हरियाणा एक है, हरियाणवी एक है, इस विचारधारा के साथ चल करके जो यहाँ पर डैमेज हुआ है, जिस प्रकार से भाईचारे को आंच आई है, जिस प्रकार से आज जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था वो खराब हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हम सबको सोचना होगा। दूसरा, जो आपने कहा कि यहाँ पर जो डैमेज कंट्रोल है या जो आज लोग आहत हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उस दृष्टि से सरकार ने प्रयास किया है। आज छोटे बड़े दुकानदारों को एक अंतरिम राहत के नाते कोई 25%, कोई 20%, कहीं जगह जहां रेडियां जली थी जिसका सारा टोटल डैमेज ही 50,000 का था या 40,000 का था, हमने छोटे से छोटे दुकानदार का और बड़े से बड़े दुकानदार का जो भरपाई है वो करने का संकल्प किया है। और हमारी सरकार ने कहा है 45,000 40,000 वाले तो लोग हैं, इनकी तो आप मदद कीजिए। आपके सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने डैमेज डाला है सरकार के ऊपर 28 करोड़ का। और वो बाद में कह रहे हैं 28 करोड़ सरकार से लूंगा, फिर गरीबों में बांट दूंगा। देखिए, अगर वो भी एक इस देश का, इस प्रदेश का नागरिक है, अगर मंत्री है तो कोई बाहर का नहीं है। हाँ, नहीं, हम कह रहे हैं कि वो बाद में दान कर देंगे उससे। नहीं, तो सरकार के हाथों करा दें। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर डैमेज हुआ सरकार दे रही है, वो लेने के अधिकारी हैं, ले सकते हैं, लेकिन वो लेते हैं या क्या करते हैं उस पैसे का, वो उनके विवेक पर है या उनकी जो सोच है उसके ऊपर निर्भर है। मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि हम जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, हमारी सरकार ने कहा है कि हम जिन लोगों की दुकानें जली है, कारखाने जले हैं, उनसे 4 महीने का बिजली का बिल नहीं लेंगे। उसके अलावा हमारी सरकार ने कहा कि जो व्यापारी रिटर्न, क्योंकि इसके अंदर सारा रिकॉर्ड जल गया, जहाँ जहाँ पर जल गया, इस क्वार्टरली रिटर्न को है, इसको भी हम 0 रिटर्न करके उसको एक्सेप्ट करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जहाँ जहाँ जिस जगह पर मरहम लगाने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ सरकारी बिल्डिंगें जली हैं, उन सरकारी स्कूल जले हैं या दूसरे स्कूल, प्राइवेट स्कूल जले हैं, उन सब को भी हमारी सरकार सहायता देने का प्रयास कर रही है। और हमने केंद्र से भी प्रार्थना की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो लोगों के मरहम लगाने के लिए, लोगों का जो डैमेज हुआ है उसको पूरा करने के लिए। एक सवाल मेरा, फिर हम अगले प्रतिभागी की तरफ जाएंगे। कल एक डायलॉग बोल के गए थे अनिल जैन साहब, परसों की बात है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें डायलॉग था कि जब भी कुछ गड़बड़ लगे, आपको दिल घबरा रहा हो, तो फिर कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या ये वो वाला फॉर्मूला था या वाकई आपकी पार्टी में ऑल इज वेल है? नहीं, अगर है तो उसको बोलने की जरूरत क्या है? देखिए, मैं मुकेश जी आपको पहले बताया था कि हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस किसी स्टेज के ऊपर नहीं है। अच्छा, आपने कल जो हमारी विधायक दल की बैठक थी उसके अंदर मैं खुद मौजूद था और आपने अखबारों के अंदर पढ़ा भी है कि पूरे का पूरा विधायक दल आज
मनोहर लाल जी के साथ है और सरकार के साथ है। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी प्रकार ये से कहने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ये देखिए, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी मैं बताता हूँ आपको। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए सवाल उठाइए। आप नहीं कहते तो सवाल नहीं उठता। मैं बताता हूँ क्यों पड़ी। हाँ। कि बहुत सारी अखबारों के अंदर, कोई टीवी के अंदर भ्रामक खबरें इस प्रकार से प्रचारित की जा रही थी कि जैसे आज ही सरकार जो है वो जाने वाली है, आज ही नया मुख्यमंत्री आने वाला है। इसलिए लोगों को जो एक भ्रामक प्रचार था उससे निजात दिलाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी इस दुख की घड़ी में जो लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनके दुकानें मकान जलाए गए हैं, इस घड़ी के अंदर एक है, रॉक की तरह एक मुख्यमंत्री के पीछे खड़ी है और जो भी निर्णय होगा हम सर्वसम्मति से उसको पालन करेंगे। तो आज मैं समझता हूं जब से एकजुटता सरकार ने दिखाया, सरकार के अंदर सभी विधायकों ने दिखाई है, आज वो जो खबरें चल रही थी, जो खबरें चल रही थी ना, कोई भी कुर्सी सुरक्षित होती है तो उसे बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए आज क्यों नहीं विधायक इकट्ठे होकर कहते हैं कि हम सब इनके साथ हैं? नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं सारे सांसद खबरें जो फैलाई जा रही हैं, उस स्थिति के अंदर ये जो एक मैसेज जो मैं कहूंगा आना जरूरी था और वो इसलिए दिया वो नो डाउट। ये वाला जो भी कार्यक्रम हुआ है इसमें मुख्यमंत्री जी की जो छवि है वो उभर कर सामने आई है और उनकी कुर्सी पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हुई है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गुरमीत जी, आपका रुख हम कर रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ जाट आंदोलन के नाम पर, इसमें जो बीजेपी की राजनीति थी, इसमें कौन कौन से ट्विस्ट आपने देखे? देखिए, एक बात तो ये है कि जो खबरों की बात कह रहे हैं ज्ञान जी, वो मानेंगे हालांकि नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी अपनी पार्टी के लोग ही वो खबरें उड़ा रहे थे, विपक्षी नहीं उड़ा रहे थे। हमारे रिपोर्टर तो अंदर बैठे नहीं थे। इसीलिए उनको मैसेज देने के लिए विधायक दल को हाईकमान ने कहा कि इस तरह से मीटिंग, इसीलिए दिल्ली में हुई मीटिंग शायद। वो पहली बात तो ये है कि आप उस बात को, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जी कोई खतरा उन्हें है, लेकिन ये जो खबरें उड़ाई जाती हैं वो भी वहीं से। अभी ज्ञान जी कह रहे हैं आज अखबारों में आ गया है कि उनकी कुर्सी सुरक्षित है, अखबारों में तो और भी बहुत कुछ आया, उसको डिनाई कर देंगे, जो सूट करता है उसको आप लोग ले लेते हैं, वो अलग बात। देखिए, जहाँ तक ट्विस्ट की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो वेल इंटेंडेड व्यक्ति हैं, लेकिन प्रशासन को लेकर और जो आपसी भी अभी देखिए, मैं अभी एक अनिल विज जी का बयान पढ़ रहा हूँ, मुझे कई बार बहुत आश्चर्य होता है। समझदार लोग हैं, लिखा है कि सीबीआई से या एनआईए से या आयोग से जांच करा सकते हैं। अरे यार, कुछ कहने से पहले सोच तो लो। एनआईए तो आतंकवाद की जांच के लिए बनी है, अब उससे क्या आप हरियाणा के दंगों, सीबीआई की आप करवा सकते हैं? इस प्रकार से जो बयानबाजी है या इस प्रकार, और ये शुरू से चल रहा है मुकेश, हम भी शायद कह के मतलब हम भी पक चुके हैं। शुरू में तो ऐसा था कि जो इनेलो और कांग्रेस तो जितना ऑपोजिशन का रोल निभा रही है वो तो आपको पता ही है। अब तो थोड़ा फिर भी आंदोलन के दौरान बयानबाजी हो रही है, अदरवाइज ओपोजिशन का रोल निभाने के लिए तो जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रीगण हैं वही काफी थे, बयान बहादुरी काफी है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार प्रदेश में कमान इस तरह से दी गई है, लोगों ने बहुत आशाओं के साथ दी है। यान जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपना हाउस ऑर्डर में नहीं करेंगे, सही नहीं रखेंगे, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस आंदोलन ने ऑलरेडी किया, और उस आंदोलन में अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी जरूर कहीं, लेकिन एक पूरे तौर पर अगर आप देखेंगे तो सरकार का एक नैतिक दायित्व बनता है, और सरकार की इसमें पूरी तरह से नाकामी रही है। अब मैं अकेले मुख्यमंत्री की नहीं कहता, जिस प्रकार से मंत्रियों के अलग अलग सुर थे, जिस प्रकार से प्रशासन पे जो पकड़ की बात है, हम सब जानते हैं मुकेश की मुख्यमंत्री कार्यालय तक में तब्दीली करनी पड़ी विद इन अ ईयर, जो कि आमतौर पर नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो अभी बात कर रहे थे आप, ये मतलब इसी के चलते था जो मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो सरकार अभी नई नई बनी है और जो अपने लोयल लोग तलाशने का क्रम अभी जारी है कि कौन सरकार के प्रति वफादार है। मैंने जैसे आपको बताया कि ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे थे सरकार के प्रति ऑफिसर वफादार या मुझे दगाबाज नहीं होते, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। नहीं, देखिए, अधिकारियों के व्यक्तिगत संबंध किसी नेता से हो सकते नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें काम देंगे, अधिकारी बहुत स्वार्थी कौम है मुकेश, उनको अगर आप अच्छे पद पे लगा देंगे, वो किसी की लॉयल्टी वॉयल्टी 2 मिनट में छोड़ भी देते हैं। तो अगर आप वो तो, और मैंने जैसे कहा, एक तरीका नहीं होता, जैसे स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी होती है, या
आपको कई तरह के सरकार के पास टूल हैं, जैसे मैंने बताया ACR है, एक अच्छा पद है, और फिर ये अफसर ही एक दूसरे का इलाज करने के लिए पर्याप्त होते हैं। जो आफ्टर ऑल मुख्यमंत्री के कार्यालय में अधिकारी होते हैं, उनका फर्ज बनता है उन्हें एडवाइस करना, अगर मुख्यमंत्री नए भी हैं तो भी, और वो काम करते भी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक इंप्रेशन जब बनने लगता है इस प्रकार का, जब आप एक इंप्रेशन आपका ये बनता है कि अच्छा यू टर्न है, कह दिया फिर हटा दिया। अब आपने अनिल विज साहब से जिन अधिकारी का विवाद हुआ, हो सकता है वो अच्छे अधिकारी, हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने या तो पहले हटाया, फिर आपने उसे दूसरे जिले की कमान दी। तो एक ओवरऑल इस तरह के बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे। आपको मालूम है और जिलों में भी अधिकारी आपस में भिड़े, कई जिलों में ऐसे विवाद हुए, आपस में एक दूसरे की शिकायत करी, पंचकुला में हुआ, गुड़गांव में हुआ, बहुत जगहों पर हुआ, कास्ट लाइन पे ऐसे कहीं कहीं डिवाइड नजर आई। तो वो जो एक ओवरऑल सिस्टम है, बहुत सारे मोर्चों पर सरकार को काम करने की जरूरत है। ये आंदोलन, अगर इस आंदोलन से भी सरकार ने सबक नहीं लिया, और अब लगभग 1 साल से ऊपर सरकार को हो चुका है, 1.25 साल के करीब हो चुका है, तो मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत बड़ा फेलियर ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है वो कांग्रेस के पास हम चल रहे हैं। रंजीता जी, ये जो जाट आंदोलन था, आरक्षण के लिए जो किया गया था जाट भाइयों के द्वारा, इस आरक्षण का असर आपकी पार्टी में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। आपकी पार्टी में भी जाट नॉन जाट के धड़े बन गए हैं, जैसे बीजेपी में और समाज में बन गए। सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, कांग्रेस में ऐसे कोई जाट या नॉन जाट धड़े नहीं बने हैं। और जहां तक इनकी बात है कि जैसे मैं जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे आज ये तबादला कर रहे हैं या किसी को भी कुछ नोटिस दे रहे हैं या FIR दर्ज करा रहे हैं, वो मात्र एक जो कहते हैं ना औपचारिकता के रूप में हो रहा है। अब बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैं पंचकुला की बताती हूँ। अब आप सुनिए, जी, मैं पंचकुला की आपको बहुत बड़ी पंचकुला का छोड़िए, मैं आपको प्रदेश का बता रहा हूँ। जो अशोक तंवर हैं, वो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और हुड्डा साहब की और उनकी कितनी दोस्ती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है। प्रोफेसर वीरेंद्र का जब ऑडियो जब लीक हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने उन पर बाद में कार्रवाई की। वो किसी ने FIR उनके खिलाफ लिखाई, लेकिन अशोक तंवर ने तीसरे दिन नोटिस थमा दिया। क्यों? देखिए मुकेश जी, जहां तक नोटिस थमाने का बात है, वो इस आरक्षण की आड़ में कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। चाहे वो XYZ किसी भी गुट का हो, किसी भी उस चैनल का हो, अगर उस व्यक्ति ने गलती की है तो उससे पार्टी है या नहीं है, अगर उसने की है तो जनता जानती है। जो अब तक कोई भी चीज ये जनता जानती है कितना अनुशासन किस पार्टी में है, उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हम ये भी नहीं कह रहे कि आपकी पार्टी अनुशासनहीन है, लेकिन राजनीति आपके प्रदेश में भी, आपकी पार्टी में भी बहुत हावी है। हर पार्टी में होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुकेश जी, मैं ये कहती हूँ कि अगर प्रोफेसर वीरेंद्र के ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसी गलती की है, तो कांग्रेस पार्टी ने आदर्श पार्टी होते हुए उनको एक शोकास नोटिस दिया है कि आप बताइए कि आपके खिलाफ ऐसी सीडी क्यों आई। और दूसरी तरफ अगर प्रोफेसर वीरेंद्र ने कोई कसूर किया है तो उसे दुगना कसूर सरकार का है, क्योंकि कत्ल करने वाला भी उतना गुनहगार होता है जितना कि कत्ल को करते देखने वाला होता है। इन्होंने क्यों नहीं रोका ऐसा कुछ होने के लिए? और FIR कराई है, में लोगों ने सड़कें रोकी, वहां पे 5000 लोग इकट्ठे थे, पूरी मतलब आप मानती हैं कि 4 के खिलाफ दर्ज हुई। आरक्षण में जो हिंसा हुई, आरक्षण में जो हिंसा हुई, ज्ञानचंद जी कितने लोगों के खिलाफ FIR? ज्ञानचंद जी आपको पता है? रंजीता जी, आप ये मानती हैं कि आरक्षण में जो हिंसा हुई, वो कत्ल हुआ, उस कत्ल में अगर प्रोफेसर वीरेंद्र जिम्मेदार हैं, आप ये मानती हैं? मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई भी जिम्मेदार, जो भी उपद्रवी इसके लिए जिम्मेदार है, अगर वो दोषी है तो उसको वो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो किसी भी जाति का है। आपकी पार्टी की आप एक सिपाही हैं, के रूप में काम पार्टी की आप सिपाही हैं। जैसे जो सैनिक आपको इन्होंने मैडम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपके जो सवाल पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। आप पार्टी की एक सिपाही हैं, आप कार्यकर्ता हैं जी, और आपके पार्टी के अध्यक्ष अगर प्रोफेसर वीरेंद्र को नोटिस देते हैं तो वो गुनहगार हैं? देखिए, जो नोटिस देना होता है वो गुनहगार साबित ना करना नहीं होता। वो उनसे कारण पूछा गया है कि आप बताइए कि अगर आपके खिलाफ इस तरीके की सीडी पब्लिसाइज हुई है तो उसका कारण बताइए कि क्यों हुई है, इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। और प्रोफेसर वीरेंद्र का ये जवाब है कि इसमें छेड़छाड़ की गई है, मैंने कुछ और कहा था और लोगों को कुछ और सुनाई दिया ये जवाब। देखिए किसको दिया, किसको दिया, किसको जवाब दिया ये वाला, ये जो आप बता रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ, ये वर्बली उन्होंने चैनल के माध्यम से अपनी सफाई दी है। चैनल ने दिया क्या नोटिस उनको? अब तक रिटर्न चैनल ने दिया था नोटिस? देखिए, रिटर्न नोटिस किसने दिया था?
कांग्रेस सरकार ने दिया। तो कांग्रेस को देंगे या चैनल को देंगे? टाइम दिया, उस टाइम फ्रेम के अंदर वो जवाब देंगे। अगर वो जवाब देंगे नहीं तब तक वो कसूरवार हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार ने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी अब आप ज्ञानचंद गुप्ता जी बीच में बोल रहे हैं। ये ठीक बोल रहे हैं, ये ठीक बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार नहीं, इस वक्त कांग्रेस पार्टी है। ढुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। मुकेश मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं ये कहना चाहती हूं। मैडम अब कंप्लीट तो ऐसा ना 1 घंटा है, उसमें आप लगातार भी अगर एक प्रतिभागी को हम बोलने का मौका देंगे लगातार बोलते रहेंगे। और ये शिकायत हमेशा आप सबकी मुझसे बनी रहती है और मैं ये शिकायत तहे दिल से कबूल करता हूं और इसके लिए माफी चाहता हूं कि सभी का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। जी ढुल साहब। जी मुकेश, मैं बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हम डिबेट में अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहे हैं और हम यहाँ पर बैठे हुए थे ये देखने के लिए कि किस प्रकार से सामाजिक सौहार्द को हम कायम करें। हाँ। उसके लिए मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा। सारा हरियाणा देख रहा है कि किस प्रकार जैसे ही ये दंगे यहाँ समाप्त हुए, उसी समय किस प्रकार कुछ गुट समाज को बांटने के लिए निकले हुए हैं। कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, करनाल में, मानेसर, गुड़गांव में, यमुनानगर में किस प्रकार प्रोसेशंस हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको रोकने का किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं कर रही है। क्या वह असंवैधानिक नहीं है? कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्या संवैधानिक रूप से इस प्रकार के प्रोसेशन किसी भी हालत में किसी भी जगह पे परमिट किए जा सकते हैं? क्या यह सरकार की ड्यूटी नहीं है कि इस समय पर सामाजिक भाईचारे, इन्होंने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, क्या हरियाणा एक और हरियाणवी एक रखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? क्या सरकार को इस जगह पर एक मुझे बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से किसी की तरफ से भी इस प्रकार की अपील भी आई हो कि ये ओबीसी ब्रिगेड या 35 जाति का जो भी किसी भी प्रकार का जो प्रचार चल रहा है, जिसमें मुझे पता है कि मैं ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं कि ओबीसी ब्रिगेड के कौन लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ में संबंधित हैं, किस जगह पर संबंधित हैं? क्या सरकार की ये ड्यूटी नहीं है कि उसके ऊपर तुरंत बैन लगाए? क्या यह असंवैधानिक नहीं है कि इस प्रकार से समाज को बांटने की कोशिश कर रही है एक ग्रुप, उसमें 10 बंद ये चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बांटना ही तो चाहते हैं। जवाब सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। मुझे लगता है कि शायद आप अपने आप ही अपने सवाल का उत्तर दे रहे हैं। अब सद्भावना यात्राएं जब निकलती हैं, सद्भावना रैलीज जो निकाल रहे हैं लोग, 36 जाति की कोई अगर 36 बरादरी की निकल रही है, कहीं और बताइए कि 36 बरादरी के लिए हमने कहा हो ये कि नहीं 36 बरादरी की निकलनी चाहिए, हमने कहीं भी हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कहा। लेकिन अगर एक बरादरी उसमें शामिल ना हो तो उसका क्या किया जा सकता है? अगर 35 बरादरी के लोग ड्यूटी नहीं है, इसको रोका जाए। किसी अधिनियम 14 के तहत सरकार की संवैधानिक ड्यूटी नहीं है। गुप्ता जी कोई भी निकालता है, ये जो कहना चाहते हैं मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहता हूँ। एक मिनट ढुल साहब, एक मिनट, ये मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहता हूं। ज्ञानचंद गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग मिलकर, जो आप अपने आप को तथाकथित 35 जातियों का नेता मानते हैं या कहते हैं हम उनके प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि इस 35 बिरादरी अगर वो सौहार्द यात्रा निकालते हैं तो अपनी जो एक बिरादरी है जाट भाइयों की, उसको अलग थलग करने की कोशिश है। यही कहना चाहते हैं ढुल साहब? नहीं, यही कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं? ये बस एक मिनट तो हम ये जवाब चाहते हैं कि वो जो 35 बिरादरी एक तरफ होगी, एक बिरादरी जाट भाइयों के एक तरफ होगी, ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा हरियाणा एक, हरियाणवी एक और 36 बरादरी की बात की है। कभी सरकार के किसी भी नहीं, वो मान लिया ना हमने। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी, अब पहले तो जाट आरक्षण के नाम पे हरियाणा जल गया, अब 35 बिरादरी जो है वो आ जाएं अपनी राजनीति करने के लिए, दोबारा से हरियाणा में आग लग जाए तो उनको रोकिए। देखिए, अभी जैसा आप ही कह रहे थे कि भी अब सद्भावना पैदा करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और ये किया जा रहा है। सर, हम ब्लड डोनेशन कैंप की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ये हर संभव प्रयास है। सरकार की तरफ जाइए, कैंप भी मत लगाइए और रक्तदान कीजिए, उससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि 35 बिरादरी वर्सेस एक बिरादरी वाला जो इशू हरियाणा में उठ रहा है, मैडम एक मिनट, जो 35 बिरादरी वर्सेस एक बिरादरी का जो इशू हरियाणा में उठ रहा है, ये इशू हमारे प्रदेश के लिए, हमारे
लेकिन इसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है। ये किसी ने नहीं उठाया। ये अरे रोकना आपकी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने रोकना आपकी उठाया जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है उनसे पूछने की जरूरत है गुरमीत जी, कि किस तरीके से ये षड्यंत्र करके यहाँ एक बरादरी को मतलब इकट्ठा करने की बात की गई और टेलीफोन के ऊपर कहा गया। अब गुरमीत जी को मैं सिर्फ ये गुरमीत जी को सुन मैंने पहले ही कहा हाँ जी। कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले दिनों हुआ है उससे सबक नहीं लेगी हाँ। तो वो इतना फेलियर जो है वो इनका तो चलो राजनीतिक तौर पर नेताओं ने तो आना जाना होता है बट प्रदेश का बहुत ज़्यादा होगा। अगर ये बात सही है कि इस तरह के बैनर लेके लोग जा रहे हैं तो ये बहुत चिंतनीय बात है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, हम सब जानते हैं मुकेश कि ये जो 35 बिरादरी का जो एक नारा चला है ये भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद ने दिया है, इसमें कोई मुझे कहने में हिचक नहीं है। ये ठीक है कि नीचे और तत्वों ने उसे उठाया या कैसे किया, और मुझे ये जानकारी नहीं है जो ढिल साहब बता रहे हैं। अगर वाकई में कोई बैनर इस तरह का किसी भी रैली में है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ढिल साहब, अगर वो है तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है उसकी ये बहुत जिम्मेदारी है निश्चित तौर पे, क्योंकि जो एक डिवाइड है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, उस डिवाइड को रोकना ऑलरेडी बहुत बड़ा इसमें दरार आई है, इसमें सौहार्द खत्म हुआ है। लोगों दोनों तरफ जो जातियां हैं या जो भी वर्ग हैं बिल्कुल उनके बीच में एक विश्वास की बहाली करना बहुत सभी को मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि अब जो बिग बुलेटिन का समय है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज की जो परिचर्चा हुई है इससे आप सभी सेटिस्फाई होंगे, अपने अपने विचार आपको खुलकर रखने का मौका मिला होगा। चलते चलते बिग बुलेटिन में एक सवाल हम सरकार से करते जाना चाहते हैं कि पहले जाट आरक्षण के नाम पर हरियाणा जल गया और अब अगर कोई 35 बिरादरी का नाम लेकर प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकने का काम किसी और का नहीं, आपका है। सरकार आपका है, मनोहर लाल खट्टर जी आपका है, हरियाणा की सरकार आपका है। तो अब 35 बिरादरी के नाम पर प्रदेश का बंटवारा ना हो पाए, हरियाणा जाना जाता है 36 बिरादरी के लिए, तो सभी को एकजुट करने का जो काम है वो आम जनता का है, समाज का है। लेकिन इसके नाम पर यहाँ पर सौहार्दपूर्ण माहौल मिले, वातावरण अच्छा रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की सरकार की है। तो उम्मीद है कि हरियाणा की सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि प्रदेश को 35 बिरादरी वर्सेस 1 बिरादरी ना होने दे, बल्कि 36 बिरादरी का जो इतिहास हरियाणा का रहा है वही इतिहास कायम रहे और हरियाणा एक बार फिर से खुशहाली के मार्ग पर दौड़ता नजर आए। बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए ईटीवी के साथ। हम आपसे मिलेंगे कल एक नए मुद्दे के साथ।